नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे और यहां वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे और ये रैली दीफू में होगी। और इसके अलावा पीएम मोदी 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और वो असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले एक सार्वजनिक समारोह में भी हिस्सा लेने वाले। आपको बता दें कि यहाँ वो दोपहर करीब 3 बजे के लगभग पहुंचेंगे और इस मौके पर उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीएम मोदी के इस दौरे के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए। पीएम मोदी के दौरे पर नजर दौड़ाएं तो आपको बता दें कि गुरुवार को करीब सुबह 11 बजे वो आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 1:45 पर वो डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और यहां वो कैंसर अस्पताल को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आखिर में दोपहर 3 बजे वो खानीकर मैदान पहुंचेंगे जहां 6 कैंसर अस्पताल राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। और पीएम मोदी इस दौरान अमृत सरोवर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और इन सरोवरों को राज्य सरकार करीब 1150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करेगी। और वहीं बताया यह भी गया कि सरकार में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर असम केयर फाउंडेशन द्वारा राज्य में कुल 17 किफायती कैंसर अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है और पहले चरण में कुल 10 अस्पताल बनेंगे और इनमें से 7 अस्पतालों का निर्माण भी किया जा चुका है और 3 का निर्माण अभी जारी है और दूसरे चरण में 7 और अस्पताल बनाए जाने हैं। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने तैयारियों का खुद जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिलों को 2 बार दौरा किया और दोनों जिलों में स्कूल, कॉलेज और राज्य सरकार के कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की गई है। और वहीं प्रधानमंत्री के सुबह 11 बजे नागालैंड स्थित दीमापुर हवाई अड्डे पहुंचने का भी कार्यक्रम है। यहां से वो असम के कार्बी आंगलोंग जिले के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों में टीम भावना बढ़ाने पर जोर दिया और उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वह एक टीम की भावना से काम करें और इसके साथ ही एक दूसरे के मंत्रालय की जानकारी रखें और इसके अलावा सभी मंत्री आवंटित बजट का भी पूरा इस्तेमाल करें और जरूरतमंदों तक सभी योजना पहुंचाई जाए। और वहीं पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि हर 6 हफ्ते में सभी मंत्री एक दूसरे के साथ मुलाकात करें ताकि आपस में समन्वय बना रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ कल देर शाम एक मैराथन बैठक भी की थी और करीब 3.5 घंटे चली बैठक और इसमें पीएम मोदी की उस पहल का हिस्सा है जिसमें वो अक्सर अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करते रहते। और वहीं यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम की अपने सभी मंत्रियों से ये पहली बैठक थी। वहीं बुधवार को हुई इस बैठक में 5 विषयों पर सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया और इनमें इस साल बजट से जुड़ी घोषणाएं और उनका क्रियान्वयन और कुछ छोटे कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाने की पहल और क्षमता निर्माण और स्वायत्त शासित संस्थाओं से में सुधार जैसे विषय शामिल थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक बजट से जुड़ी योजनाओं में अमल लाने के लिए पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से एक टीम की तरह काम करने का आह्वान किया और वहीं पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को सलाह दी कि उन्हें अपने मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालयों की नीतियों और गतिविधियों की जानकारी रखनी चाहिए। वहीं पीएम ने कहा कि बजट में सभी मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि सरकार की योजनाओं का फायदा हर जरूरतमंद को मिल सके। वहीं पीएम ने इस संदर्भ में सभी मंत्रियों को हर 6 हफ्ते पर एक दूसरे से मिलते जुलते रहने का भी सुझाव दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगले महीने मुलाकात होगी और दोनों के बीच ये मुलाकात टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। वहीं आपको बता दें कि क्वाड शिखर बैठक के लिए 23 से 24 जून को दोनों नेता जापान पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस ने जापान में होने वाली मोदी बाइडेन द्विपक्षीय मुलाकात की पुष्टि भी की है
और एक साल के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आमने सामने मुलाकात होगी। और इससे पहले भी क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान सितंबर 2021 में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के बीच नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच होने वाली आमने सामने की ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन की जापान दक्षिण कोरिया यात्रा 20 से 24 मई तक निर्धारित की गई। और वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने वाशिंगटन डीसी में एक मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये यात्रा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बाइडेन हैरिस प्रशासन की ठोस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगी। और इससे पहले मोदी और जो बाइडेन के बीच आखिरी और पहली व्यक्तिगत मुलाकात सितंबर 2021 में हुई थी, जब पीएम मोदी ने वाशिंगटन की यात्रा की और बाद में व्हाइट हाउस में मिले। और दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा संबंध, क्वाड के साथ साथ जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय हितों के मामलों पर भी चर्चा की थी। और वहीं पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है। और गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर अमेरिका और भारत सरकार अलग अलग राजनयिक रुख अपना रही है। और अमेरिका जहां इस युद्ध की जमकर आलोचना करते हुए रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रही है, तो वहीं भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर सीधे तौर से रूस की निंदा करने से परहेज करता हुआ आया। और पीएम मोदी के अलावा जो बाइडेन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येउल और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आतंकियों ने पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की धमकी दी। और राज्य स्थित कपूरथला स्टेशन के डीआरएम को मिली चिट्ठी में सुल्तानपुर लोधी और लोहिया खास, फिरोजपुर छावनी, फागवाड़ा, अमृतसर और तरनतारन समेत कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये चिट्ठी जैश ए मोहम्मद ने लिखी। हालांकि इस पर किसी तारीख या दिन का जिक्र नहीं किया गया है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से भी ज्यादा समय से युद्ध जारी। और शुरुआत में माना जा रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन अपने सहयोगियों की मदद से यूक्रेन अभी तक रूस को टक्कर दे रहा है। और ऐसे में अब रूस ने गोले बारूद के साथ साथ साइबर हमले भी करने अब शुरू कर दिए। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि रूसी सरकार समर्थित हैकरों ने पिछले कुछ समय के दौरान यूक्रेन में दर्जनों संगठनों पर साइबर हमला कर उनके डाटा को नष्ट कर दिया और सूचनाओं का एक अराजक माहौल भी पैदा कर दिया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग आधे हमले महत्वपूर्ण अवसंरचना पर किए गए और कई बार ऐसे हमले बमबारी के साथ साथ किए गए हैं। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा कि रूस से संबंध समूह मार्च 2021 से इस हमले की तैयारी कर रहे थे, ताकि वो नेटवर्क को हैक कर रणनीतिक और युद्ध भूमि की खुफिया सूचनाएं एकत्र कर सकें और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान हैकरों ने नागरिकों की विश्वसनीय जानकारी और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच को बाधित करने का कोशिश की। और इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच बुधवार को नाटो के 2 सदस्य देशों बुल्गारिया और पोलैंड की गैस आपूर्ति रोककर नया मोर्चा खोल दिया। और रूस ने ताजा चेतावनी में कहा कि वो यूरोपीय संघ के अन्य देशों की भी गैस आपूर्ति रोक सकता है। और इसके साथ ही 27 सदस्य यूरोपीय संघ के देशों की चिंता बढ़ गई है। और रूस के इस कदम से पश्चिम के साथ उसके संघर्ष का दायरा और व्यापक होता जा रहा है। और रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गैस आपूर्ति रोकने की चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा कि रूबल में भुगतान से इनकार करने पर अन्य यूरोपीय देशों की भी गैस आपूर्ति रोकी जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली सांसद नवनीत राणा के यूसुफ लकड़वाला कनेक्शन की जांच भी करा सकती है।
और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये संकेत दिए हैं कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने नवनीत राणा को प्यादा करार दिया है। और वहीं आपको बता दें कि संजय राउत ने आरोप लगाया कि हनुमान चालीसा विवाद के जरिए दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सांसद नवनीत रामा मोहरा हैं और वो उसके पीछे और भी कई लोग हैं और हनुमान चालीसा के पीछे दंगे भड़काने की साजिश है। और वहीं हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सांसद नवनीत राणा भायखला जेल में बंद है और शिवसेना नेता संजय राउत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा द्वारा 80 लाख रुपए का लोन लेने पर फिर सवाल उठाए। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नवनीत राणा के यूसुफ से आर्थिक व्यवहार की जांच होगी और जांच होने में क्या दिक्कत है। और उधर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा ने यूसुफ से घर खरीदा है और उसके पैसे उन्होंने दिए और संजय राउत को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वहीं अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की ओर से नवनीत राणा और यूसुफ में लेन देन को लेकर जांच कराए जाने के संकेत के बाद इस पर राजनीति और भी तेज हो गई है। और इस बीच सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संजय राउत के उकसाने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ गाली गलौज भी की है। और वहीं संजय राउत आरोपों का खंडन किया है और उनका कहना है कि कोई किसी को नहीं धमका रहा, मैं तो उस वक्त मुंबई में भी नहीं था। वहीं नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह लगाने को लेकर राउत का कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उन पर राजद्रोह नहीं लगाया गया। अगर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। और वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार जल्द ही कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम कर सकती। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह यानी NTAGI इस अंतराल को कम करने की सिफारिश कर सकता है, जिस पर 29 अप्रैल को बैठक होने वाली है। दरअसल ICMR की जांच में पता चला है कि प्रारंभिक टीकाकरण से करीब 6 महीने बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है और बूस्टर खुराक देने से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, जिस कारण जांच के आधार पर अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने की पूरी संभावना है। और दिल्ली के LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कहा कि कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए मददगार होगी, इसलिए हर किसी को बूस्टर डोज लेना चाहिए जिससे आप अपने परिवार और समाज को इस महामारी से बचा सके। और वहीं MD ने यह भी कहा कि हमने देखा है कि कोरोना के 2 डोज के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई और कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन अधूरा है। और वहीं तीसरी खुराक परिवार और समाज के लिए रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और बूस्टर डोज पर बात करने के अलावा डॉक्टर ने पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना मामलों की वृद्धि पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4 से 5% हो गए और हमारे पास 2 बच्चे और 2 वयस्कों सहित 12 मरीज भर्ती हैं और एक बच्चा बीमार है और हमने उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि विगत 5 सालों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया और हमने एक बीमारू प्रदेश मिला था और स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी और ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार कोशिश करके एक नई कार्य संस्कृति तैयार की और हमने साबित किया कि यूपी दंगा मुक्त हो सकता है। और योगी ने यह भी कहा कि यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है और ये बड़ी उपलब्धि है। और वहीं मुख्यमंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल, जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ विकास कार्य, कानून व्यवस्था और अन्य विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की। और इस दौरान सीएम ने कहा कि महीने के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाए और दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस और ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाए और थाना दिवस का आयोजन थाने पर और ब्लॉक दिवस का आयोजन ब्लॉक कार्यालय पर किया जाए। और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और सोमवार से शुक्रवार तक जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन 1 घंटे की अवधि जन सुनवाई के लिए नियत है।
और इस अवधि में अधिकारी जनता से मिले और शिकायतें और समस्या सुने और मेरिट पर निस्तारण करें। और सीएम योगी ने कहा कि संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने में सफलता पाई और लाउड स्पीकर की आवाज संबंधित परिसर के भीतर ही रहेगी और सौहार्द के साथ हमने ये करके उदाहरण प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। और वहीं लाउड स्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर न आए और नए स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति न दें। वहीं यूपी की राजनीति में चाचा और भतीजे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। दरअसल चाचा शिवपाल यादव और भतीजे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई। और वहीं आपको बता दें कि सपा से नाराजगी के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सपा गठबंधन के विधायक शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और इस बीच उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाने लगी। और वहीं इसी अटकलों को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है, बीजेपी के लोग देर किस बात की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। और अब इस बयान को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना और नादानी वाला बयान है। मैं हाल के विधानसभा चुनाव में जीते सपा के 111 विधायकों में से एक हूं। अगर वो मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो मुझे पार्टी से निकाल दें। और अब इस बयान को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि ये एक गैर जिम्मेदाराना और नादानी वाला बयान है और मैं हाल के विधानसभा चुनाव में जीते सपा के 111 विधायकों में से एक हूं और वहीं मुझे पार्टी से निकाल दें। और वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से काफी नाराज चल रहे हैं। चाचा भतीजे की नाराजगी अब जग जाहिर हो चुकी है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है और शिवपाल ये भी कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सबको साथ लेकर चलते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता था, लेकिन विनाशकाले और विपरीत बुद्धि अखिलेश से नाराज शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि सपा में उन्हें अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिला। और शिवपाल यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हुई। वहीं फतेहपुर में सरकार के आदेश का दिखाई पड़ रहा है असर। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर, सभी जगह ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह हटवाने में लगा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि बिंदकी नगर में सभी धार्मिक स्थलों, मंदिर और मस्जिद सभी से तय मानकों से ज्यादा लगे लाउड स्पीकर को हटवाया गया। और योगी सरकार की 2.0 की सरकार में अब सिर्फ मंदिर और मस्जिद परिसर में ही आवाज गूंजेगी। यदि किसी भी धार्मिक स्थलों के सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बाराबंकी आए थे और जब यहां से बीजेपी प्रशिक्षण के समापन सत्र को संबोधित करके वापस जा रहे थे तभी बीजेपी का एक बूथ अध्यक्ष उनके पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। और वहीं डिप्टी सीएम ने उसे उठाकर पूरे मामले की जानकारी ली तो उसने आरोप लगाया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। और वहीं महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे के बहादुर शाह नगर वार्ड के भुंडी डेहावा के समीप खेत में डंठल जलाने के दौरान बुधवार की दोपहर पास में ही मौजूद एक झोपड़ी में आग लगी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की सूचना पर थोड़ी ही देर में पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए। और आपको बता दें कि जब से यूपी सरकार ने डंठल जलाने को लेकर नरमी दिखाई है तब से खेतों में डंठल जलाने से कई घर आग के आगोश में चले गए। और वहीं नौतनवा के सुंडी पर भी आग ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नाम हो चाची आपके? केवल पाती का भइल है?
अब यही होते आग लागल है बाबू, यही होते जरत आयल पुतावत भाई ले लीजिए का नुकसान भइल बा आपके? ये कुलिया हम तो घर में हल्ली नहीं, हम संपात गई बाटी है जवन भैया कुल हमार सारा घर जरल बा, कुलिया ये जरल बा, लकड़ी लौना कुलिया ये सारा जरल, घर में गल्ला नहीं देखले बाटी जरल गिरा, लड़कन के सारा कपड़ा जल जाए कुल बहरे रहल है। हमारे चार ये बाटी ने पूरा हमार गाँव पर घरे। क्या है पूरा मामला? उनको राजा नाम का लड़का एक सूचना दिया है कि यहाँ पे सुंडी में आग लगी है डियावा पे। मैंने तुरंत उसके बाद वहाँ पे बात किया जलकर वालों से। उसके बाद इसको बताया कि तुम बाईपास पहुँच जाए, वहाँ तुरंत पहुँच रही है डंकल। तो इन्होंने पहुँचा तुरंत, डंकल भी आ गई बहुत समय से, आग पे काबू। कितना नुकसान हुआ लग रहा है आपको? नुकसान होने से बच गया है थोड़ा बहुत। जो झोपड़ी थी उसमें कोई सामान बहुत ज्यादा नहीं था, घरेलू यूज। कितना झोपड़ी जला है? लकड़ी झोपड़ी थोड़ी छोटी सी है, उसमें लकड़ी डेली कोई उठा कुछ था, उसी वही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान। थोड़ा समय से डंकल आ गया जिसकी वजह से काबू पा लिया गया। क्या है पूरा मामला? महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट पे पिछले 24 तारीख को एक डंठल जलाने को जला हुआ था, उसको लेके पूरे गांव में आग लग गई थी, जिसमें तकरीबन 12 घर जल के राख हो गए थे। वहीं एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई थी। और आज नौतनवा के सुंडी घाट पे भी एक हादसा हुआ, ये डंठल जलाने को लेकर के ही। यहाँ पे भी एक मकान में आग पकड़ लिया है और आग ने पूरे झोपड़ी को जला दिया है। मौके पे दमकल और पुलिस के लोग आ गए हैं, जो आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि फतेहपुर में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर से, जहां पर एक अज्ञात शव मिला है फतेहपुर में। आपको बता दें कि अज्ञात युवक का शव नहर में मिला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि शहर के नहर में बहकर आने की आशंका भी जताई जा रही है और नहर के पास बबुल के पेड़ से ये शव लटका हुआ मिला है। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गाजीपुर थाना क्षेत्र के घमरी ग्राम सभा का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फतेहपुर में अज्ञात शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां पर एक अज्ञात शव मिला, जिसके बाद ये आपको बता दें कि नहर में ये अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि शव के नहर में बहकर आने की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नहर में एक युवक की शव मिले और नहर के पास बबुल के पेड़ से ये शव अटका हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। और वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि मौके पर पुलिस भी पहुंची। और वहीं आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि एक पेड़ पर एक अज्ञात शव लटका हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि ये शव नहर से बहता हुआ बताया जा रहा है, जहां पर बहते हुए ये यहां पर पहुंचा, जिसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।